गुड मॉर्निंग। नमस्कार, मैं सुदीप कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और ये है हमारा अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। ये जो यूपीएससी सीएससी हिंदी है, ये जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से अनअकैडमी तैयारी कराती है यूपीएससी के लिए, जो हिंदी में मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए। और यहाँ पे मैं आप लोगों को रोजाना सुबह 10:30 बजे पढ़ाता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स और कुछ डेली न्यूज की बातें। और आप लोगों को पता है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपने तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड में मिलेगा। इसके लिए आपको अपने मोबाइल पे अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहना है। ये हूँ मैं, मेरा नाम सुदीप कुमार। मेरे बारे में ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। ये दोनों लिंक आप लोग फॉलो जरूर कर लेंगे, क्योंकि ये जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस लिंक पे मैं पर डे के क्लास का पीडीएफ, पर डे के क्लास का लिंक और डेली न्यूज़पेपर वगैरह अपडेट कर देता हूँ। और जो भी आप लोगों को पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट मैटर है करंट की, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। और दूसरा जो अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं डेली क्या करता हूँ, 3:30 बजे से 3:30 PM से मैं अनअकैडमी के ऐप पे, ठीक है, लाइव क्लास होती है और आप सबके लिए फ्री में होती है। मैं 3:30 बजे से पर डे एक साल के करंट के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, जो आप लोग इस बार के प्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी चैनल पे शाम 5 बजे से 5 PM से मैं एनसीईआरटी का टेस्ट ले रहा हूँ। एनसीईआरटी टेस्ट अभी हिस्ट्री का चल रहा है, 6 to 12 का। हिस्ट्री का जब हो जाएगा तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इस तरीके से सारी चीजें होंगी, ठीक है ना। 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स मिलेंगे आपको यहाँ पे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, जो आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए आपके साथ हर कदम पे रहेंगे। ये अपकमिंग कोर्सेज अनअकैडमी की, ये सारे कोर्स अभी शुरू होने वाले हैं। यह सब्सक्रिप्शन प्लान दो तरीके का, प्लस और आइकॉनिक, ये दोनों जीएस का बैच है, जीएस का फाउंडेशन बैच। पूरे बेसिक से सारी चीजें जीएस कवर कराया जाएगा। और तकरीबन मिनिमम 1 साल लगता ही है जीएस का फाउंडेशन पढ़ने में, 1 साल से ऊपर ही तकरीबन। तो जीएस का जो फाउंडेशन का बैच है, जिसे जो प्लस कोर्स है, इसमें आपको उसके लिए डेली लाइव क्लासेज, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। और ये आपका जो फाउंडेशन है, आपका 1 साल का भी है, 2 साल का भी है, 3 साल का भी है। 1 साल का उनके लिए है जिन लोगों को 2022 में यूपीएससी का एग्जाम देना है, वो लोग पढ़ेंगे। 2 साल का उनके लिए है जिन लोगों को 2023 में यूपीएससी का एग्जाम देना है। 3 साल का उनके लिए है जो लोग अभी 12th में हैं, यानी जिन लोगों को 2024 में एग्जाम देना है, क्लास 12th में है, पास आउट में है या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, उनके लिए। 1 साल की फीस है फाउंडेशन की 49,500, 2 साल की 72,000, 3 साल की 90,000 रुपए। इन तीनों फीस पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जब भी आप एडमिशन लेंगे तो आपसे एक रिफरल कोड मांगेगा सब्सक्रिप्शन के समय, तो ये है वो कोड, SWADEEP स्वदीप। इस कोड को आप डाल देंगे तो इन सारी फीस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी अगर आप 1 साल का फाउंडेशन लेंगे तो आफ्टर डिस्काउंट आपकी फीस हो जाएगी 49,500 की जगह 44,550 रुपए में। 2 साल के लिए लेंगे तो 72,000 की जगह हो जाएगा 64,800 रुपए। 3 साल के लिए लेंगे तो 90,000 की जगह हो जाएगा 81,000 रुपए। दूसरा जो है वो है आइकॉनिक। आइकॉनिक वही मैंने बताया, अभी जीएस का फाउंडेशन है, इसमें भी ये जो प्लस कोर्स वाली है सारी चीजें इसमें होंगी, क्योंकि ये इसमें रेगुलर क्लासेज होती हैं, ये सब कुछ इसमें होगा। कुछ एडिशनल फीचर्स मिलेंगे, जैसे आपको एक पर्सनल कोच मिलेंगे जो पर्सनली आपकी तैयारी पे ध्यान दें। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाएगा, पूरे स्टडी प्लान के साथ तैयारी, और पर्सनली फीडबैक भी आपको मिलेगा। ये भी आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल का है। 1 साल का 69,500, 2 साल का 1,07,000 और 3 साल का 1,41,000। इन तीनों पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, स्वदीप का। तो एडमिशन के समय जो रिफरल कोड मांगता है, वहां पे आप ये कोड डालेंगे, स्वदीप, SWADEEP। तो 1 साल की फीस हो जाएगी आफ्टर डिस्काउंट 62,550, 2 साल का हो जाएगा 96,300 और 3 साल का हो जाएगा 126,900। तो ये सारा प्लान है। उसके बाद है ऑप्शनल। आप ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये भी आपका 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। 6 महीने का है 22,500, 1 साल का 27,500, 2 साल का 40,000, 3 साल का 50,000। इन सब पे भी आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, स्वदीप का। तो ठीक है, इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 6 महीने की फीस हो जाएगी 20,250, 1 साल की फीस हो जाएगी 24,750, 2 साल की फीस 36,000 और 3 साल की फीस 45,000 रुपए। ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और अनअकैडमी ने 18 तारीख से नया बैच शुरू किया है उन लोगों के लिए जो जो लोग 2021 में प्रीलिम्स दें या 22 में फाउंडेशन या 23 में एग्जाम दें, उनके लिए फाउंडेशन बैच भी है। जैसे 6 महीने का बैच है उनके लिए, जो लोग 2021 में यूपीएससी का प्रीलिम्स देंगे उनके लिए है।
ये आपका इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल तीनों में अवेलेबल है। 2022 में भी जो लोग एग्जाम देंगे उनके लिए 1 साल का 1 ईयर फाउंडेशन बैच शुरू किया गया है। ये भी आपका इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल तीनों में है, तो जरूर ध्यान में रखेंगे। और 2023 में जो लोग एग्जाम देंगे यानी 2 साल का फाउंडेशन बैच, 2 साल का फाउंडेशन बैच है, ये भी है, जरूर ध्यान में रखेंगे, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल। और एक एनसीईआरटी का बैच भी है जो यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो लोग 21, 22 और 23 में एग्जाम देंगे उनके लिए है। ठीक है, एनसीईआरटी का बैच शुरू हो रहा है उनके लिए है। जो कभी भी एग्जाम दे एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसी आधार पर जो मैंने भी एक एनसीईआरटी का टेस्ट सीरीज शुरू किया है, वही जो मैंने बताया अनअकैडमी के मोबाइल ऐप पे 5 बजे से होता है, रोजाना 5 बजे से लाइव और आप सबके लिए फ्री, वो जरूर ज्वाइन करें। उसमें क्या है कि कक्षा 6 से 12 तक की सारी एनसीईआरटी का मैं टेस्ट ले रहा हूँ। अभी हिस्ट्री के एनसीईआरटी का टेस्ट शुरू किया है, उसके बाद ज्योग्राफी पॉलिटिक्स सब होगा। और ये बैच भी उसी आधार पर अनअकैडमी ने शुरू किया है, इसको भी आप जरूर ज्वाइन करें, बहुत इंपॉर्टेंट। और हमने पीछे देखा ऑप्शनल और जीएस का अलग अलग फीस, लेकिन अगर आप ऑप्शनल और जीएस को साथ में लेते हैं कॉम्बो, अगर आप जीएस का आइकॉनिक और साथ में ऑप्शनल ले लेते हैं तो भी आप 1 साल 2 साल 3 साल के लिए ले सकते हैं। 1 साल की फीस 88,705, 2 साल की 31,510 और 3 साल की 61,67,220। इस पे अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो इन सारे फीस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। वहीं आप जीएस का प्लस कोर्स लेते हैं साथ में ऑप्शनल लेते हैं तो भी आपका 1 साल 2 साल 3 साल के लिए है। 1 साल का 70,103, 2 साल का 99,680, 3 साल का 21,200। इस पे भी आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे स्वदीप का तो 10% डिस्काउंट आपको जरूर मिलेगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था 25 तारीख से आइकॉनिक का भी प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप लोग आइकॉनिक का जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लें। कुछ फीचर्स और इसमें अपग्रेड हुए हैं, तो जल्द से जल्द ले लें। 25 तारीख के पहले तो पुराने फीस में आइकॉनिक मिल जाएगा, नहीं तो फिर इसमें आपको जो बढ़ा हुआ चार्ज पे करना पड़ेगा। और ये है डेली न्यूज इंपॉर्टेंट एडिटोरियल जो मैं आप लोगों को रोजाना पढ़ाता हूँ। तो आज देखिए मैं आप लोगों के लिए क्या क्या टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे, वो देखेंगे इंडोनेशिया का सेमरू ज्वालामुखी। दूसरा टॉपिक देखेंगे पश्चिमी विक्षोभ। तीसरा टॉपिक देखेंगे वन स्कूल वन आईएएस कार्यक्रम। चौथा उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान के बारे में जानेंगे। पांचवा पढ़ेंगे श्रम आंदोलन संग्रहालय के बारे में। छठा हम लोग पढ़ेंगे डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास के बारे में। सातवां पढ़ेंगे सड़क सुरक्षा रोड सेफ्टी के बारे में। और आठवां पढ़ेंगे मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता के बारे में। ठीक है, हम लोग आज टॉपिक डिस्कस करेंगे एक एक करके, बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है। एक एक करके शुरू करते हैं क्या कह रहा है। पहला टॉपिक हमारा सेमेरू वोल्केनो ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का सेमेरू ज्वालामुखी, एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है सेमेरू। ये है आपका कहाँ पे, इंडोनेशिया में। तो इस ज्वालामुखी में अभी विस्फोट हुआ है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को और भी बताया था कि वहां के ज्वालामुखी के बारे में, जो वहां पर भी संभावनाएं हैं विस्फोट होने की, तो उनके बारे में भी पढ़ा था। तो ये जो इंडोनेशिया का है, आप ये इसमें विस्फोट हुआ है तो देख सकते हैं। और मैंने आप लोगों को रिंग ऑफ फायर के बारे में भी बताया था कि प्रशांत क्षेत्र में आप ये देख रहे हैं, ये पूरा एरिया घिरा हुआ है, ये पूरा रिंग ऑफ फायर है, यानी ये पूरा एरिया ज्वालामुखियों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये सब के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। तो चलिए एक एक करके आज इसके बारे में देखते हैं। इंडोनेशिया का सेमेरू ज्वालामुखी के बारे में क्या खास बात है। एक्चुअली चर्चा में इसलिए आया कि इसमें भी विस्फोट हुआ है। क्या कह रहा है ध्यान से। हाल ही में इंडोनेशिया के सॉरी हाल ही में इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में, कहां पे, इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में स्थित सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। इंडोनेशिया का पूर्वी जावा प्रांत है, वहीं पे है सेमेरू ज्वालामुखी, उसमें विस्फोट हुआ है, इसलिए चर्चा में है। इंडोनेशिया में स्थित अन्य ज्वालामुखी जिनमें मेरापी ज्वालामुखी जावा में और सिनबांग ज्वालामुखी सुमात्रा में है, ये दोनों भी शामिल हैं अन्य ज्वालामुखियों में इंडोनेशिया के। ठीक है, इनमें भी कुछ समय पूर्व ही विस्फोट हुआ था। मेरापी में हुआ था तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो भी सेमरू में हुआ है जो जावा में ही है, और मेरापी भी जावा में है। एक सिनबांग ज्वालामुखी, इसमें भी विस्फोट हुआ था कुछ समय पहले, वो इंडोनेशिया में सुमात्रा में है। आगे देखिए अब सेमरू ज्वालामुखी के बारे में पढ़िए क्या कह रहा है, क्या खास बात है। सेमरू, जिसे द ग्रेट माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है, जावा का सबसे उच्चतम ज्वालामुखी शिखर है। ग्रेट माउंटेन इंडोनेशिया में जो जावा प्रांत है वहां का सबसे ऊंचाई वाला सबसे उच्चतम ज्वालामुखी शिखर है सेमरू, तथा सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। ये सक्रिय ज्वालामुखी से विस्फोट हमेशा होते रहते हैं,
अभी हुआ है, और इसमें इससे पहले भी दिसंबर 2019 में विस्फोट हुआ था, दिसंबर 2019 में हुआ था, फिर अभी जनवरी 21 में हुआ है। ठीक है। और इंडोनेशिया में विश्व के सक्रिय ज्वालामुखियों की सर्वाधिक संख्या होने के साथ साथ इसके पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में अवस्थित होने के कारण यहाँ भूकंपीय उथल पुथल का भी खतरा बना रहता है। इंडोनेशिया में विश्व के सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है। आगे देखिए और क्या कह रहा है। सेमरू ज्वालामुखी भी सुंडा प्लेट यानी यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है के नीचे स्थित इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के उपभाग के रूप में निर्मित द्वीपीय चाप का हिस्सा है। आप लोग प्लेटों के बारे में पढ़े होंगे, जो पृथ्वी के अंदर होता है, उसके खिसकने से भूकंप वगैरह आता है। तो ये जो सेमरू ज्वालामुखी है वहीं पे यूरेशियन प्लेट का एक हिस्सा है, सुंडा प्लेट उसी का हिस्सा है। और यहाँ निर्मित खाई को, यहाँ पे जो खाई है उसको सुंडा खाई के नाम से जाना जाता है, और जावा खाई इसका प्रमुख भाग भी है। अब पैसिफिक रिंग फायर के बारे में पढ़ लीजिए। पैसिफिक रिंग फायर जो अभी हमने बताया था आपको कि रिंग ऑफ फायर, जिसे सरकम पैसिफिक बेल्ट के रूप में भी जाना जाता है, सक्रिय ज्वालामुखियों और लगातार आने वाले भूकंपों के कारण प्रशांत महासागर में निर्मित एक मार्ग है। और यह प्रशांत, कोकोस, भारतीय ऑस्ट्रेलियाई, नाजका, उत्तरी अमेरिकी और फिलीपीन प्लेट्स सहित कई टेक्टोनिक प्लेटों के मध्य एक सीमा भी निर्धारण करती है, रिंग ऑफ फायर। ध्यान में रखेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक शब्द पढ़ा था द्वीपीय चाप। तो क्या होता है द्वीपीय चाप, ये पढ़िए। ये तीव्र ज्वालामुखी और भूकंपी गतिविधियों तथा ओरोजेनिक प्रक्रियाओं से जुड़े समुद्री द्वीपों की लंबी और घुमावदार श्रृंखलाएं हैं, जिनको द्वीपीय चाप कहते हैं। ओरोजेनिक यानी पर्वत निर्माण। ठीक है। तो क्या है कि ये समुद्री द्वीपों की लंबी घुमावदार श्रृंखलाएं हैं, उन्हीं को द्वीपीय चाप कहा जाता है। एक द्वीपीय चाप में सामान्यतः एक लैंडमास या आंशिक रूप से संलग्न उथला एक समुद्र शामिल होता है, और उत्तल क्षेत्र के साथ हमेशा एक लंबी संकीर्ण गहरी खाई भी विद्यमान होती है। अगर उठा है तो उसके दूसरे साइड खाई भी होगा, तो जरूर ध्यान में रखेंगे। और समुद्र के इन गहरे क्षेत्रों में सबसे बड़ी एवं गहरी महासागरीय गर्त पाई जाती है, जिसमें मारियाना, जो दुनिया की सबसे गहरी खाई है, और टोंका गर्त शामिल हैं। भूगर्भिक विशेषता के इन प्रारंभिक उदाहरणों में अलेउतियन अलास्का गर्त और कुरिल कामचटका गर्त भी शामिल हैं। तो इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमी विक्षोभ के बारे में। पश्चिमी विक्षोभ क्या है, क्यों आया, अभी किस एरिया में, देखते हैं क्या इसके लिए कहा गया है। जो आईएमडी है हमारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत का मौसम विज्ञान विभाग, इसके अनुसार पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टरबेंस, WD, वेस्टर्न डिस्टरबेंस के पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीघ्र ही हिमालय के क्षेत्र में प्रभावित होने की संभावना। पश्चिमी विक्षोभ जो आएगा उससे हिमालय का क्षेत्र प्रभावित होने की संभावना है, आईएमडी ने अपने पूर्वानुमान में बताया है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। और इन विक्षोभों के परिणाम स्वरूप क्या होगा, जम्मू के मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी और बारिश भी हो सकती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे पश्चिमी विक्षोभ आने के कारण। तो और क्या क्या चीजें, ध्यान से देखिए। पश्चिमी विक्षोभ को भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले एक बहिरुष्ण उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में चिन्हित किया जाता है। भूमध्य सागर में उठने वाले तूफान के रूप में, जो एक निम्न दबाव का क्षेत्र है, जहां पे दबाव बहुत ही कम होता है, तथा उत्तर पश्चिम भारत में अचानक वर्षा, बर्फबारी और कोहरे के लिए यही पश्चिमी विक्षोभ ही जिम्मेदार होता है उत्तर पश्चिमी भारत में। पश्चिमी विक्षोभ का जो अर्थ है वह इसके नाम में ही निहित है, मतलब इसके नाम से ही निहित। क्या, पश्चिमी विक्षोभ की दिशा जो होती है, अभी आगे देखेंगे इसके नाम का क्या अर्थ है। पश्चिमी विक्षोभ की दिशा क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। पश्चिमी विक्षोभ है यानी ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलेगा, और ये हाई अल्टीट्यूड पर पूर्व की ओर चलने वाली वेस्टर्ली जेट धाराओं के साथ भी यात्रा करते हैं। और विक्षोभ का तात्पर्य, विक्षुब्ध क्षेत्र या कम हवा वाले दबाव क्षेत्र से है, और प्रकृति में संतुलन मौजूद है, जिसके कारण एक क्षेत्र में हवा अपने दबाव को सामान्य करने की कोशिश करती है। और बहिरुष्ण कटिबंधीय तूफान शब्द में तूफान कम दबाव के क्षेत्र को संदर्भित करता है
तथा अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय का अर्थ है उष्णकटिबंध के अतिरिक्त। इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए और इसमें क्या कह रहा है, चूंकि पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से बाहर होती है, इसलिए बहिरुष्णकटिबंधीय शब्द उसके साथ जुड़ा है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बाहर होती है इसीलिए। और पश्चिमी विक्षोभ का संबंध उत्तरी भारत में वर्षा, बर्फबारी और कोहरे से जुड़ा हुआ है। इसके कारण पाकिस्तान और उत्तरी भारत में वर्षा और बर्फबारी भी होती है। और पश्चिमी विक्षोभ अपने साथ लाने वाली नमी को भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से भी ग्रहण करते हैं। और सर्दियों में होने वाली वर्षा और प्री मानसून वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जो उत्तरी उपमहाद्वीप क्षेत्र में रबी की फसल के विकास के लिए महत्वपूर्ण भी होती है। तो सारे पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और जो पश्चिमी विक्षोभ है हमेशा ही अच्छे मौसम के सूचक नहीं होते हैं। ये बाढ़, भूस्खलन, धूल भरी आंधी, ओलावृष्टि, शीतलहर से लोगों की मृत्यु, बुनियादी ढांचे की क्षति तथा आजीविका को प्रभावित करने वाली चरम मौसमी घटनाओं का कारण भी बन सकते हैं। और पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में विशेषज्ञों की राय उत्तराखंड में आई वर्ष 2013 की बाढ़ के संबंध में अलग है। इसी की वजह से उत्तराखंड में जो बाढ़ आया था 2013 में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, जिसमें से 3 दिनों तक लगातार वर्षा के बाद 5000 से अधिक लोग मारे गए थे। ध्यान में रखेंगे। अगला जो टॉपिक है हमारा है वन स्कूल वन आईएएस कार्यक्रम। क्या है कि केरल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि वन स्कूल वन आईएएस कार्यक्रम से शुरू किया है, जो केरल के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, जो गरीब तबके के स्टूडेंट हैं, उनके लिए सारी सुविधाएं करके सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जिसका नाम है वन स्कूल वन आईएएस प्रो कार्यक्रम। क्या है इसके तहत, क्या है कि ये फ्री सिविल सर्विसेज कोचिंग होगी केरला में। क्या है, ध्यान से पढ़ें कि हाल ही में केरल सरकार के राज्यपाल द्वारा राज्य के मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तकरीबन 10,000 छात्रों को सिविल सेवाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करने हेतु वन स्कूल वन आईएएस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है, केरल में। और इस कार्यक्रम का आयोजन केरल के वैदिक एरुडाइट फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। केरल का एक फाउंडेशन है वैदिक एरुडाइट फाउंडेशन, वो कर रहा है इस काम को। और इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर सरकारी और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र के छात्रों को शामिल किया जाएगा। इसमें मुख्य तौर पर सरकारी और जो सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालय है, उसमें जो ग्रामीण परिवेश के या जो अर्ध शहरी परिवेश के स्टूडेंट हैं, उनको शामिल किया जाएगा। और यह उच्च शिक्षण मंच विद्यार्थियों को भविष्य की योजना बनाने और उन्हें एक सिविल सेवक के रूप में स्वयं का विकास करने में भी सहायता प्रदान करेगा। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए राज्य के गवर्नर ने कहा कि एक सिविल सेवक के रूप में कार्य करना देश के हजारों युवाओं का सपना होता है, किंतु उनमें से अधिकांश लोग यह नहीं जानते हैं कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने की शुरुआत कहां से करनी है। इसीलिए केरला ने इसे शुरू किया है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को अनुभवी सिविल सेवकों के माध्यम से उचित मार्गदर्शन और प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान। इनके बारे में पढ़िए क्या कह रहा है। इनकी अभी मृत्यु हो गई 17 तारीख को, इसीलिए चर्चा में है। 17 जनवरी 2021 को सुप्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और पद्म विभूषण से सम्मानित उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का मुंबई में 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 3 मार्च 1931 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में जन्मे उस्ताद गुलाम मुस्तफा अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे और उस्ताद गुलाम मुस्तफा प्रसिद्ध संगीतकारों के परिवार से थे। तो ध्यान रखेंगे, इनका निधन हो गया अभी 17 तारीख को, इसीलिए चर्चा में है। उन्हें बुनियादी शास्त्रीय संगीत का प्रारंभिक प्रशिक्षण अपने पिता से मिला था। इसके पश्चात उन्होंने अपने चचेरे भाई उस्ताद निसार हुसैन खान के अधीन संगीत का अध्ययन किया और संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें वर्ष 1991 में पद्मश्री, वर्ष 2006 में पद्म भूषण, 2018 में भी पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया और वर्ष 2003 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे, जो कि कलाकारों को दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय सम्मान है, इसलिए ध्यान में रखेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है श्रम आंदोलन संग्रहालय के बारे में क्या कह रहा है। श्रम आंदोलन संग्रहालय, ध्यान से देखिए। केरल में जल्द ही विश्व श्रम आंदोलन के इतिहास को दर्शाने वाला भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय लॉन्च किया जा रहा है। ये भी कहां लॉन्च हो रहा है? केरल में हो रहा है।
और केरल के इस श्रम संग्रहालय में तमाम तरह के दस्तावेजों का एक विशाल भंडार मौजूद होगा और इससे विश्व के, विशेष तौर पर भारत के श्रम आंदोलनों के स्वरूप को समझने में भी सहायता मिलेगी। और इससे राज्य में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। तो श्रम आंदोलन के जो जितने भी श्रम से संबंधित आंदोलन हुए हैं उनका संग्रहालय, म्यूजियम केरल में स्थापित, ठीक, ध्यान में रखेंगे। और इस संग्रहालय में चित्रों, दस्तावेजों और अन्य प्रदर्शनों के माध्यम से विश्व श्रम आंदोलन के इतिहास और केरल के श्रम आंदोलन के इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा। वैश्विक स्तर का है, ध्यान में रखेंगे। और तकरीबन 9.95 करोड़ रुपए की लागत के साथ इस संग्रहालय का नवीकरण संबंधी 97% कार्य पूरा भी हो गया है। अगला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, ये देखिए कि डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास, डेजर्ट नाइट 21 वॉरफेयर, ये किसके, भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच होता है डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास। अभी 21 में हुआ है, इसलिए डेजर्ट नाइट 21। ध्यान से देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास होने की घोषणा की गई है। ये घोषणा होगी 2021 में होगी, इसीलिए डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास है 21, इसीलिए, ठीक है, ध्यान से पढ़िए आगे। और इसी महीने की यानी जनवरी में ही 20 तारीख से लेकर 24 तारीख के दरमियान बीच में भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच जोधपुर वायुसेना स्टेशन, ठीक है, एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। जोधपुर में होगा, राजस्थान में होगा। तो आपको पता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिए, राजस्थान यानी रेगिस्तान, डेजर्ट, इसीलिए डेजर्ट नाइट 21 रखा गया है। जोधपुर वायुसेना से होगा। और फ्रांस की तरफ से इसमें राफेल, कौन भाग लेगा, ये देखिए, फ्रांस की तरफ से राफेल, एयरबस A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट, A400M सामरिक परिवहन विमान आदि के शामिल होने की संभावना है। अभी 20 से 24 तारीख तक होगा और फ्रांस की तरफ से ये शामिल होंगे। और भारत की तरफ से इसमें मिराज 2000, Su-30 MKI, राफेल, IL-78 फ्लाइंग रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, AWACS और AEW&C विमान शामिल होंगे। तो फ्रांस की तरफ से क्या और भारत की तरफ से क्या, आप लोग ध्यान में रखेंगे। और 20 से 24 तारीख के मध्य में ये शामिल होंगे। ये योजना भी, ये जो युद्धाभ्यास है, इन्हीं के बीच में है। और यह जो अभ्यास है यह अद्वितीय है, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों द्वारा राफेल विमानों को शामिल किया जा रहा है, क्योंकि भारत भी अपना राफेल शामिल करेगा और फ्रांस भी। और डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास यह भी उल्लिखित करता है कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच किस प्रकार निकटता बढ़ रही है, ठीक है। ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट। और भारत और फ्रांस के संबंध ऐतिहासिक रूप से बहुत मजबूत रहे हैं और भारत की आजादी के बाद से ही फ्रांस भारत के लिए यूरोपीय देशों में सबसे महत्वपूर्ण भी रहा है। और 1950 से 1980 तक भारत के संबंध अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों की तरह सकारात्मक बने रहे, लेकिन 1980 के दशक से यह संबंध तेजी से मजबूत होते गए और इस दौरान देशों के मध्य अनेक समझौते भी हुए हैं भारत और फ्रांस के बीच में। उनके संबंधों के बारे में आप यहां से पढ़िए। और वर्ष 2015 में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस का दौरा किया और वर्षों से लंबित राफेल समझौते को अंतिम रूप भी दिया गया। आप लोगों को पता होगा फ्रांस से राफेल अभी इंडिया में आया भी है। और क्या कह रहा भारत फ्रांस संबंध में कि दोनों देशों की सेनाएं परस्पर एक दूसरे का सहयोग करती हैं और दोनों देशों की सेनाओं के मध्य शक्ति यानी सैनिक अभ्यास, वरुण यानी नौसैनिक अभ्यास एवं गरुड़ यानी वायुसेना अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है दोनों देशों की सेनाओं के बीच। और दोनों देश अपने संबंधों को मजबूती को लेकर प्रतिबद्ध है और इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जिसकी हर साल बैठक होती है। और भारत फ्रांस के बीच 1982 में 36 मिराज 2000 लड़ाकू जहाज का सौदा हुआ था जिसका प्रयोग कारगिल युद्ध के दौरान किया गया था। ये सारे पॉइंट ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है कि वर्ष 2005 में फ्रांस के साथ 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का $3 बिलियन में सौदा किया गया था जिसका निर्माण तकनीक के हस्तांतरण से भारत के मझगांव डॉकयार्ड में हो भी रहा है। और दोनों देश आतंकवाद के खात्मे को लेकर अपनी प्रतिबद्ध दिखा चुके हैं और दोनों नो मनी फॉर टेरर के प्रमुख दृष्टिकर्ता भी हैं।
और दोनों देश सीमा पार से आतंकवाद की निंदा करते हैं तथा सभी प्रकार के आतंकवाद को खत्म करने और उनके वित्त पोषण पर प्रतिबंध की वकालत भी करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और भारत में फ्रांस के सहयोग से जैतापुर परमाणु संयंत्र का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है और फ्रांस ने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के चिकित्सा प्रशिक्षण की सहायता हेतु सहमति भी व्यक्त की है, जो वर्ष 2022 में भारत के मानव युक्त मिशन का हिस्सा है। और फ्रांस ने अनुच्छेद 370 पर भारत का वैश्विक समर्थन भी किया है, ध्यान में रखेंगे। और दोनों देशों ने हिंद महासागर में सुरक्षा और शांति को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रकार के समझौते भी किए हैं। और इस संदर्भ में वर्ष 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, आज वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए यदि कोई दो देश कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं तो वह है भारत और फ्रांस। सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी। क्या कह रहा है कि हाल ही में देश के पहले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन किया गया। भारत का पहला राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह, नेशनल रोड सेफ्टी मंथ का उद्घाटन किया गया है। क्या है इसमें, ध्यान से पढ़िए। क्या है कि भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में देश के सबसे पहले सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन किया है। और इस क्यों, भारत में लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से देश के पहले सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन किया गया है। और पिछले कुछ वर्षों से लगातार सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन अब मंथ का उद्घाटन किया गया है। लेकिन मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस साल जागरूकता अभियान का आयोजन महीने भर तक करने की योजना बनाई गई है। पहले साप्ताहिक तो चलता ही था, लेकिन अब महीने भर का। अब देखिए वर्तमान में भारत में सड़क दुर्घटना की स्थिति क्या है, ये पढ़िए कि भारत में प्रत्येक वर्ष सड़क दुर्घटना में तकरीबन 1.5 लाख लोगों की मौत होती है और जबकि 4.5 लाख लोग घायल होते हैं। और इन सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों से हमारे देश को जीडीपी के 3.14% के बराबर सामाजिक आर्थिक नुकसान भी होता है। तो ये स्थिति है, इसीलिए भारत सरकार 1 महीने का कार्यक्रम का उद्घाटन किया इस बार कि 1 महीने तक लोगों को जागरूक किया जाएगा, जनता को सड़क दुर्घटना के बारे में, जिससे दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। आगे देखिए, सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 70% लोग 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग में आते हैं। अर्थात भारत में प्रतिदिन इस आयु वर्ग के 415 लोगों की मौत हो जाती है। ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। ये इसका लाभ क्या होगा, ये जो सड़क सुरक्षा मंथ शुरू किया गया है, इसका लाभ क्या होगा कि सड़क दुर्घटना में होने वाली क्षति केवल एक परिवार को दुख नहीं देती है, बल्कि देश के संसाधनों के लिए भी एक बड़ा नुकसान होता है। जैसे सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता को जन जन तक पहुंचाकर हम जीडीपी के होने वाले करीब 30% नुकसान को भी बचा सकते हैं। क्योंकि जीडीपी में नुकसान इसलिए कि जो उम्र है 18 से 45 वर्ग, युवा वर्ग जो काम करने वाला है, उसकी मृत्यु होती है पर डे देश में 415 का आंकड़ा है। तो ये आपने पीछे पढ़ा, देखिए क्या इस वायु वर्ग के प्रतिदिन 415 लोगों की मौत होती है। तो जीडीपी का 3% इससे नुकसान होता है। तो ये भी है एक लाभ। और इसमें सरकारी प्रयास क्या हो रहे हैं, क्या कर रही है सरकार प्रयास, ये देखिए कि भारत सरकार सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों और क्षति को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है और विभिन्न प्रयासों, नीतिगत सुधारों और सुरक्षित प्रणाली को अपनाकर वर्ष 2030 तक भारतीय सड़कों पर दुर्घटनाओं को शून्य करने की दिशा में सरकार ने कई अहम कदम भी उठाए हैं। और सरकार सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लक्ष्य को हासिल करने में जन भागीदारी और जन सहभागिता जैसे जन आंदोलनों पर जोर दे रही है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि इस संबंध में जन सहभागिता को सफल बनाने के लिए सरकारों को केंद्रीय, राज्य और नगर स्तर पर एक सकारात्मक सहयोगी भूमिका भी निभानी चाहिए और सड़कों का पुनर्गठन कर उन्हें मजबूत करने तथा सड़क सुरक्षा के संबंध में 4E के तहत विभिन्न महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। ये 4E क्या है? इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इंफोर्समेंट, इमरजेंसी केयर सर्विस, 4E ध्यान पे रखेंगे। और सरकार ने
एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति भी मंजूर की है, जिसके तहत विभिन्न उपायों में जागरूकता बढ़ाना, सड़क सुरक्षा सूचना पर आंकड़े एकत्रित करना, सड़क सुरक्षा की बुनियादी संरचना के अंतर्गत कुशल परिवहन अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करना तथा सुरक्षा कानूनों को लागू करना शामिल है। और सड़क सुरक्षा के मामलों में नीतिगत निर्णय लेने के लिए भारत सरकार ने शीर्ष संस्था के रूप में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का गठन भी किया है। तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। और विभिन्न चुनिंदा राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे मार्गों पर सुरक्षा लेखा आंकड़े भी एकत्रित किए जाएंगे और वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने के लिए संस्थान भी स्थापित किए गए हैं। और वाहन चलाते समय सुरक्षा उपायों जैसे हेलमेट, सीट बेल्ट, पावर स्टीयरिंग, रियर व्यू मिरर, सड़क सुरक्षा जागरूकता से संबंधित अभियान पर जोर दिया जा रहा है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट। और देश में सड़क की दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा के लिए कठोर प्रावधानों वाले मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 को भारत सरकार ने लागू किया है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मोटर बाइक एम्बुलेंस। रक्षिता के बारे में आप इमेज में देख रहे होंगे, ये एक मोटरसाइकिल है, एम्बुलेंस है, इस तरीके का मोटर बाइक एम्बुलेंस है, इसका नाम है रक्षिता। इसके बारे में पढ़िए क्या है, क्यों चर्चा में है, क्या इंपॉर्टेंट। कि हाल ही में डीआरडीओ ने मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता सीआरपीएफ को सौंपी है। डीआरडीओ ने किसको सौंपी है? सीआरपीएफ को सौंपी है मोटर बाइक एम्बुलेंस, जिसका नाम है रक्षिता। क्या खास है, पढ़ते हुए चले। क्या है प्रमुख बिंदु, ये देखिए। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के दिल्ली स्थित नाभिकीय औषधि तथा संबंध विज्ञान संस्थान ने हाल ही में बाइक आधारित कैजुअल्टी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी वाहन रक्षिता को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ को सौंपा है। ठीक है, अभी हाल ही में डीआरडीओ ने। इसका लाभ क्या है, सौंपा है तो इसका लाभ क्या है ये पढ़े पहले। यह जो बाइक एम्बुलेंस है भारतीय सुरक्षा बलों और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के सामने आने वाली समस्याओं में तत्काल मदद करेगी और यह संकीर्ण सड़कों और दूर दराज के इलाकों के लिए उपयोगी होगी। और यहाँ 4 पहिया एम्बुलेंस के माध्यम से पहुंचना मुश्किल है और अधिक समय लेने वाला होता है। वहां के लिए बहुत ही जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा है ये। और इसके अतिरिक्त यह बाइक एम्बुलेंस अपनी कार्य क्षमता और एकीकृत आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रणाली के चलते 4 पहिया एम्बुलेंस की तुलना में तेजी से रोगियों के लिए चिकित्सा आपातकालीन आवश्यकता उपलब्ध करा सकती है। और इस प्रकार रक्षिता बाइक एम्बुलेंस न केवल अर्धसैनिक और सैन्य बलों के लिए उपयोगी है बल्कि नागरिकों के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसका उपयोग नागरिकों के लिए भी। तो ये डीआरडीओ ने विकसित किया, तो एक डीआरडीओ के बारे में पढ़ लीजिए कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों में देश की अग्रणी संस्था है और यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक आनुवंशिक इकाई के रूप में कार्य करती है। इसकी स्थापना 1958 में भारतीय थल सेना में रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में की गई थी। आसान है, हम लोगों ने पढ़ा भी है। और वर्तमान में संस्थान की अपनी 51 प्रयोगशालाएं हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण इत्यादि के क्षेत्र के अनुसंधान में भी कार्यरत हैं। अब आप यहाँ पे सीआरपीएफ के बारे में पढ़ लीजिए क्योंकि सीआरपीएफ के लिए किया गया है। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है और यह भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह बल भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 27 जुलाई 1939 को शाही प्रतिनिधि के पुलिस यानी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में अस्तित्व में आया था, जो भारत की स्वतंत्रता के बाद 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। और इसमें क्या कह रहा है कि सीआरपीएफ की प्राथमिक भूमिका राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और उग्रवाद को रोकने के लिए पुलिस अभियानों में सहायता करने में निहित है। और सीएपीएफ के बारे में पढ़ लीजिए, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल क्या है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का गठन भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत इसका भी किया गया है सीएपीएफ में। और इसी के अंतर्गत ये 5 बल आते हैं जिसमें एक आईटीबीपी है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस,
बीएसएफ है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल, ये सब सीएपीएफ के अंतर्गत यहाँ आते हैं। सीआईएसएफ आता है, सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। एसएसबी आता है, सशस्त्र सीमा बल। और उसके बाद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अंतर्गत आने बल देश में कि क्या होता है इनके जो दंगा नियंत्रण, सीमाई सुरक्षा, उग्रवाद, आपदा राहत आदि के कार्यों पर ये सब सीएपीएफ काम करती हैं। तो इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ये आज का टॉपिक था, यहीं पे समाप्त होता है। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, इसको जरूर फॉलो करें। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें कि और भी लोगों तक पहुंच सके। कल फिर हम लोग अपने अगले क्लास में 10:30 बजे में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।